अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इंद्रजीत गुलजार ने, मिनीपुर, गुवाहाटी, इंडिया से। इस गांव की एक ऐसी खौफनाक और भयानक कहानी जहां सुनने से इंसान डर जाता है, वहीं पे इंसान को ऐसी भयानक और खौफनाक कहानियां सुनने के बाद जिंदगी में कुछ नसीहत, कुछ सीखने को भी मिलता है। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां पे एक औरत का राज था, लेकिन उसका शौहर बदमिजाज, लोगों के साथ लड़ना, बदतमीजी करना, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा कर लेना, और उसका बेटा उससे भी एक हाथ आगे। वैसे तो बहुत वो खाते पीते लोग थे, काफी ज्यादा उनकी जमीनें थीं, माल मवेशी सब कुछ उनके पास मौजूद था, लेकिन कभी उन्होंने किसी गरीब की मदद नहीं की थी। उनका बस चलता तो वो गरीब का हिस्सा भी खा जाते। उस गांव के लोग सब के सब बहुत अच्छे थे, लेकिन इन लोगों के रवैयों की वजह से बहुत ज्यादा तंग थे। बाला अभी छोटा था, लेकिन जिस अंदाज में उसने घर में जहां आंख खोली थी, तो उसकी परवरिश भी तो वैसी होनी थी जैसे ही अनुज उसका बाप था, और उस घर पे हुक्मरानी थी उसकी मां प्रेविया की। गांव वाले डरते थे कि इस बाले को कौन लड़की देगा। वैसे तो वो एक खाता पीता घराना था जहां पे किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लड़की वाले तो खुशी से अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार हो जाते थे, लेकिन उनकी बदसलूकी, बदमिजाजी, लड़ाका तबीयत की वजह से सब अपने कानों को हाथ लगाते और कहते हम अपनी बेटी को जीते जी दोजख में क्यों डालें। क्योंकि बाला, उसका कजन, जो वो भी उसी घर में रहता था, हरी, दोनों ही बचपन से उस तरह की सोसाइटी में लग गए थे कि बचपन से ही नशे करना शुरू हो गए थे। क्योंकि बाले ने अपने बाप को भी अक्सर नशे में धुत देखा था। कई ऐसे गांव होते हैं जहां एक घराना ऐसा जरूर होता है जो मालदार घराना होता है, लेकिन उस मालदार घराने के लोगों का रवैया लोगों के साथ इतना बुरा होता है कि लोग चाह के भी उनका कुछ नहीं कर सकते। जो उनके हम पला होते हैं, जो उनके बराबरी के लोग होते हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो भी कमजोर और गरीब लोग होते हैं, हमेशा आए दिन किसी न किसी उनकी आफत का शिकार हो जाते हैं। आए दिन किसी न किसी उनकी तरफ से दी गई मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने अपने हमपला लोगों से बाले के लिए रिश्ता मांगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि बाले जैसे बदमिजाज, लड़ाका और हर तरह की बुराई के मालिक लड़के के लिए हमारी बेटी का रिश्ता नहीं है। यूं बाले के बाप ने एक और गांव जाकर अपने बेटे बाले के लिए रिश्ता मांगा, और गांव वालों को जब वो रिश्ता देखने के लिए गया तो पहले ही कह के गया था कि अगर किसी ने भी जुबान खोली, मेरे बेटे के खिलाफ कोई बात कही, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो लोग जब इस तरह की धमकी देते थे तो उस पर अमल भी करते थे। तो गांव वाले समझ गए थे कि इस गांव में तो इनको कोई भी बेटी का रिश्ता देने को तैयार नहीं है, तो यकीनन किसी और गांव में ये जा रहे हैं। और हम में से वाकई किसी ने उस लड़की वालों को बता दिया कि यहां रिश्ता मत करना, ये पूरा घराना ही बहुत जालिम है, तो ये तो हमारे पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो सब ने अपने मुंह सी लिए। दूर के गांव से जब वो रिश्ता मांगने के लिए गए तो उन्होंने बाले के बाप से कहा, हम आपके गांव आएंगे। लड़की वाले बाले के घर पहुंचे। वो पहली दफा इस गांव आए थे। एक बहुत बड़ा घर, माल मवेशी, जमीनें, सब कुछ उनके पास मौजूद था। बहुत ही अच्छा घराना, बहुत ही खाता पीता घराना। लोगों से भी मिले,
लेकिन बाले का बाप उन्हीं के साथ साथ चल रहा था। जो भी सामने आता उसको आंखों से ऐसे देखता जैसे मैसेज दे रहा हो, जरा भी जुबान खोली तो याद रखना मैंने तुम्हें देखा है। तो गांव वाले बेचारे डर के अच्छी तरीके से मिलते और चले जाते। वो यही समझे कि यहां पे इतनी इज्जत है इन लोगों की, उन्होंने रिश्ते के लिए हां कर दी। बाले की मां जो पूरे घर पे कंट्रोल रहती थी, ना सिर्फ कंट्रोल था, इंतहाई लड़ाका बदमिजाज औरत थी, गालम गलोच करती। वो उस दूसरे गांव जब रिश्ता लेने के लिए गई थी तो इंतहाई अच्छे इखलाक के साथ, जैसे उससे अच्छी कोई औरत ही ना हो। यूं देखते ही देखते बाले की शादी हो गई एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसका नाम था वामिका। वामिका उसकी बीवी बनकर उनके गांव आ गई। कुछ दिनों तक तो वो दुल्हन थी। बाला भी बहुत खुश था और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता था, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया वाला फिर से अपनी उसी रूटीन पे जाने लगा। बीवी ने हक जताने की कोशिश की कि मैं बीवी हूं, मेरे भी कोई हकूक हैं, तो उसने पहले दिन ही बीवी से कहा, मेरे ऊपर कभी भी हक जतलाने की कोशिश ना करना और ना ही कभी मुझे कोई रोक टोक का सामना करना पड़े, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। एक दिन बाला रात को नशे में धुत घर में दाखिल हुआ। बीवी ने उससे पूछा, मैं कब से इंतजार कर रही हूं, मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूं, हमारी शादी को इतना अरसा नहीं हुआ, आप कहां रह गए थे? उसने कहा, हट जा मेरे रास्ते से। वो उससे बोली, मैं आपकी बीवी हूं, मेरा हक बनता है, मैं आपसे पूछूंगी। तो उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह में जड़ दिया। ना सिर्फ उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, बल्कि उसने कहा कि अगर आज के बाद मुझसे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की भी पीछे से एक अच्छे घर की मालकिन थी, खाते पीते घर से थी। उसको था कि मैं अपने मां बाप से ये बात कहूंगी। लेकिन अगले ही दिन उसने तैयारी पकड़ ली और अपने सास से कहा, मैं अपने घर जा रही हूं, रात इसने मुझे मारा है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था तो उसकी सास ने उसे कहा, सुन, तूने मेरा अभी तक वो रूप नहीं देखा जो मैं तुझे दुखाना भी नहीं चाहती। तूने अपने मां बाप के सामने अपनी जुबान खोली तो याद रखी, सिर्फ तुझे नहीं तेरे मां बाप को भी हम जमीन में गाड़ देंगे। तूने अभी तक मेरी तस्वीर का एक रुख देखा है, तूने मेरा असली चेहरा नहीं देखा। और खबरदार आज के बाद तूने मुंह से निकाला कि मुझे मेरे घर छोड़ दे और मैं घर जा रही हूं, तू नई नवेली दुल्हन है, इस गांव में हमारी इज्जत है, तू हमारी इज्जत बर्बाद करेगी। तूने ऐसे सोचा भी तो हम तुझे जमीन में गाड़ देंगे, और सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पीछे से कोई आएगा तो उनको भी जमीन में गाड़ देंगे। उस बेचारी को उस औरत ने इतना खौफजदा किया, वो डर गई। और उस दिन के बाद से उस घर के में उसका रवैया सबका उससे बदल गया। अभी कुछ दिन और शायद नई नवेली वो दुल्हन रहती, लेकिन तब उसी दिन से ही सास ने कहा, बस बहुत हो गया, उठ और सारे काम संभाल। घर के वो काम भी उससे कराए गए जो उसके करने वाले नहीं थे, लेकिन सारे काम उससे कराए जाते। मां बाप का घर बहुत दूर था, यहां इस गांव में कोई जानने वाला था नहीं, वो अकेली जा नहीं सकती थी, इसलिए चुप करके करती रही। कुछ अरसे बाद उसके मां बाप मिलने के लिए आए तो उसने रोते हुए मां को सारी बात बता दी। उसकी मां ने कहा, मेरी बेटी, लड़कियां तो पैदा ही दूसरे घरों के लिए होती हैं, मां बाप का घर तो उन्हें एक दिन छोड़ना होता है। मैं तुझे अपने साथ ले तो जाऊंगी, लेकिन जिस तरह तू बता रही है, जिस तरह की ये लोग हैं, फिर याद रख तुझे ये वापस लेने नहीं आएंगे। मैं तो तेरी मां हूं, मैं अभी तेरे बाप को कहूंगी, वो भड़क उठेगा और तुझे यहां से चलता करेगा, अपने साथ ले जाएगा, लेकिन फिर ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। फैसला तूने करना है। हां, अभी तू मां नहीं बनी, जिस वक्त तेरी गोद हरी होगी, तेरे यहां बच्चे की पैदाइश होगी तो बड़े से बड़े ठीक हो जाते हैं, यह भी ठीक हो जाएगा। मां ने उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मां बेटी की बातों से समझ गई थी कि अगर बाप को बताया, बाप भड़क जाएगा और कहेगा मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं। और वो समझ गई थी जितने ये जिद्दी तबीयत के लोग हैं, ये वापस लेने नहीं आए थे, क्योंकि उसकी मां ने समझदारी अपनी तरफ से समझदारी ये की थी कि अभी तक वो
माँ बाप के सामने अच्छे बने हुए थे। वो चेहरा जो बेटी ने देखा था, अभी तक उन्होंने वो चेहरा माँ बाप के सामने नहीं दिखाया था, तो माँ बाप चाहती थी वो चेहरा ना ही दिखाएं। अगर वो माँ बाप के सामने भी उसी चेहरे के साथ आ गए जो असल में उनका हकीकी चेहरा था, तो फिर सब खत्म हो जाएगा। माँ बेटी को समझाती हुई चली गई और बेटी ने भी समझ लिया कि मेरा जीना मरना इसी घर में है, मैं तलाक लेके वापस जाऊंगी, कौन अपनाएगा मुझे। माँ बाप की बदनामी भी होगी, बाप किस किस को जवाब देगा कि बेटी को इतनी जल्दी तलाक भी हो गई। कितने अरसे हुए थे और उस गांव में तलाक होना कोई अच्छी बात नहीं थी, लड़कियां जीते जी मर जाती थीं। उसने उस घर में जुल्म सहना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उसे पता चला वो मां बनने वाली है। रात को बाला शराब पी के आया तो उसने कहा इसे खुशखबरी सुनाऊंगी कि ये बाप बनने वाला है, शायद इसमें कोई तब्दीली आए। वो इसका इंतजार कर रही थी, जाग रही थी, सोई नहीं थी। पूरा घर सोया हुआ था और बाला जैसे ही आके अपनी चारपाई पे गिरा है तो वो उठ के उसके पास गई है। तो उससे गुस्से से बोला, तू अभी सोई नहीं? उसने कहा, बाले मैं मां बनने वाली हूं और तू बाप बनने वाला है। बाला खुशी से उठकर बैठ गया। वो झूम तो रहा था, शराब के नशे में धुत तो था, लेकिन खुशी में बोला, बैठ मेरे पास। पहली दफा वो प्यार से बोला था और बोला, मैं बाप बनने वाला हूं। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है वामिका, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले वामिका, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, और अगर बेटी हुई तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कान खोल के सुन ले, मुझे बेटा चाहिए, ये कहा और वो लेट गया। और वो जो अभी तक खुश थी, मां बनने की खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन थी कि तू बाप बनने वाला है, एकदम से खौफजदा हो गई कि ये मेरे बस में कहां से है कि मैं इसको बेटा ला कर दूं। ये तो भगवान की मर्जी है, रब की मर्जी है, वो जो दे जो अता करे, बेटी या बेटा, मैं क्या करूं। दिन गुजरते जा रहे थे, उसके खौफ में इजाफा होता जा रहा था और वो दिन आ पहुंचा जब उसके यहां एक बच्ची की पैदाइश हुई। और जब बाले को इस खबर का पता चला तो वो गुस्से से बिफर गया। उसने आते ही उस बीमार बीवी को, जिस बीमार से मुराद एक मां बनती है औरत, एक मुश्किल मरहले से गुजरती है, वो तो लेटी होती है, उसने उस लेटी हुई मासूम औरत को पीटा कि तुझे मैंने कहा था कि मुझे बेटा चाहिए और तूने बेटी को जन्म दिया है। बाकायदा उसको उसने मारा था। वो रात सारी रोती रही थी और भगवान के आगे आहें भर भर के ये गिला करती रही थी, भगवान इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो तूने दी है, तू जो चाहता है वही होता है। उसको कोई दिलासा देने वाला नहीं था। बाले ने बेटी की तरफ देखा भी नहीं था। ये बात बाले ने अपने कजन से, जो उसका दोस्त भी था, उससे डिस्कस की कि मेरा घर जाने को दिल नहीं करता, मुझे बेटा चाहिए और उसने मेरे लिए बेटी को जन्म दिया है। मैं जब उस घर में जाता हूं, उस बेटी की रोती हुई आवाज को सुनता हूं, मेरे कान फटना शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूं मैं कत्ल कर दूंगा अपनी बीवी को। तो उसके उस कजन ने कहा, जो उससे भी ज्यादा ही खबीस था, हरी बोला, पाले तू परेशान क्यों होता है? तुझे उस बच्ची की रोती हुई आवाज परेशान करती है ना, तो बस ठीक है, किसी दिन रात को वो सोई पड़ी होगी, जाके उसका गला दबा दी। वो कौन सा किसी को बता सकेगी, वो तो चीख भी नहीं सकेगी। या तेरा भारी भरकम हाथ उसकी गर्दन पे गया तो वो तो हरकत भी नहीं करेगी और तेरा पीछा छूट जाएगा। बस उसके बाद फिर से तेरा बेटा आ जाएगा। शराब के नशे में धुत वो बैठे जब पी रहे थे, बाला ने जब ये बात सुनी तो वो खुश हो गया। उसने कहा, हरी तूने कमाल मशवरा दिया है। जिस घर में बाला रहता था, दीवार के साथ दीवार मिली हुई थी हरी की। गांव में जो करीबी खानदान के लोग होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ बीच में एक दीवार होती है, समझिए एक ही घर होता है। वो जब
वहां से वापस अपने घर पहुंचा तो बीवी और बच्ची उसके साथ सो रही थी। वो गया और उसने खामोशी से उस मासूम की गर्दन पे अपने हाथ रख दिए और इतनी जोर से गर्दन दबाई कि वो छोटी मासूम सी परी किस तरह चीखती या रोती या आवाज निकाल सकती या अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती, वो कहां जानती थी कि कोई गर्दन पे हाथ रखते तो कैसे हाथ को हटाया जाता है। कोई इंसान होता, कोई बड़ा इंसान होता तो शायद वो जोर लगा के चीखें मार के हाथ भी हटाने की कोशिश करता। वो तो तड़प भी ना सकी और ठंडी हो गई और वो जाकर सो गया। रात को कहीं मां की आंख खुली और उसने देखा बेटी को कि बेटी खामोश क्यों है, आज रोई नहीं या उठी नहीं। और उसने बेटी को हिलाया तो बेटी मर चुकी थी। मां ने जोर जोर से धाड़ना शुरू कर दिया, इतनी रोई कि पूरा घर उठ गया, बाला भी उठ गया। और बाला गुस्से से बोला, क्यों चिल्ला रही है, तू रात को सोने भी नहीं देती। उसने कहा, मेरी बेटी मर गई है, अच्छा हुआ है अगर मर गई है तो। वो गुस्से से बोली, मुझे पता है मेरी बेटी को तूने मारा है, तूने मारा है मेरी बेटी को। और उसकी सास एकदम से गुस्से में उसके पास आई और उसको बालों से पकड़ लिया और एक बहुत जोरदार गाली दे के बोली, तू इल्जाम लगाएगी मेरे बेटे पे, तू इल्जाम लगाएगी, मैं तुझे जान से नहीं मार दूंगी। एक तो तूने बेटे को पैदा नहीं किया, बेटी को पैदा किया और ऊपर से मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है। पता नहीं खुद ही रात को उसके ऊपर चढ़ गई है, उसका गला दबा दिया, क्या हुआ है। वो समझ गई थी कि अगर आज बाला बुरा है तो इसी मां की शाही की वजह से, उसी बाप के किरदार की वजह से कि बाप का किरदार भी ऐसा था और बेटे का किरदार भी ऐसा है। उसको चुप कराने वाला कोई नहीं था, उसकी बेटी मर चुकी थी। वो कितने दिनों तक छुप छुप के रोती रही, जानती थी इतने जालिम लोग हैं कि मैं खुल के रोती हूं तो उस पे भी मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो रोती थी तो बाले की मां उस पर चढ़ जाती थी और उसको और जलील करती थी कि तू रोती क्यों है। उसको मारने के लिए दौड़ती थी कि एक तो तूने बेटे को पैदा नहीं किया, ऊपर से तू रो रही है। उसको जब भी मौका मिलता वो छुप छुप के मिलती थी। गांव के लोग तो इनके घर इसलिए नहीं आते थे, पहले से ही सबने इनका बाइकाट कर रखा था, इनसे डरते थे। इनका रवैया ऐसा था, तभी तो इनको बेटी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था। वो मासूम वामिका कई दिनों तक अपनी बच्ची को रो रो के याद करती रही। वक्त गुजरा, बाले में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, बाप के साथ जमीनों पे जाता, जमीनों की भी वो देखभाल करता था क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, जहां से पैसा आता था वो तो जमीनें थी। वो जमीनों की देखभाल तो करता, लेकिन अपने दोस्तों और कजन के साथ रात को बैठ के वो पीता और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता। उसने इस दफा वामिका को कह दिया था, तेरे पास आखिरी मौका है, इस दफा भी तूने बच्ची को जन्म दिया तो याद रख, मैं तुझे खुद अपने हाथों से जमीन में गाड़ दूंगा, मैं खुद तेरा गला दबा दूंगा। अब फिर से वो मां बनने वाली तो थी, लेकिन इस दफा उसके अंदर खौफ पहले से भी ज्यादा था कि वो बजाय शौहर को बताती कि मैं फिर से मां बनने वाली हूं, वो डर गई थी कि इस दफा भी बच्ची हुई तो क्या होगा। और फिर वही हुआ, उसके यहां फिर से एक बच्ची ने जन्म लिया। उस रात बाला घर ही नहीं आया, सारा दिन घर से बाहर रहा और घर रात को भी नहीं आया। वो डरी हुई थी। जब पहले बेटी पैदा हुई थी तो बाले ने उसे मारा था, अब तो उसने क्लियर कह दिया था इस दफा बेटी पैदा हुई तो तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। लेकिन उस रात वो नहीं आया, वो डरी रही। वो गुस्से से इतना पागल हो गया था कि उस रात उसने इतनी ज्यादा पी के वहीं पे ही गिर गए। वो घर तक भी ना आ सका। सुबह हो गई, मां परेशान, हाय मेरा लख्ते जिगर गया कहां गया, हाय मेरा बाला कहां गया, ये डाइन ने मेरे बच्चे को घर भी आने से मना कर दिया। इस वामिका की वजह से, इसकी मनहूस बच्ची की वजह से देखो मेरा लाल आज घर ही नहीं आया। मां परेशान बाले के लिए, और वो कांप रही कि शाम हो गई। शाम को बाला जब घर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और हरी उसका कजन भी उसके साथ था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ
शायद वो पहले ही फैसला करके आ चुका था। उसने आते ही कहा, कहां है वो मनहूस बच्ची और कहां है वामिका? उसकी मां बोली, बाले तू इस वक्त गुस्से में है मेरे लाल, तू कहां था? तूने नाश्ता किया, तूने खाना खाया? उसको पूछना शुरू होगी। उसने मां को कहा, हट मां मेरे आगे से, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है, आज वामिका मेरे हाथों से नहीं बचेगी। उसे मैंने कहा था मुझे बेटा चाहिए, मुझे वारिस चाहिए, उसने फिर से बेटी दे दी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से उसका कजन भी वामिका की तरफ बढ़े। मां पीछे पीछे आई। उसने जाते ही थप्पड़ों मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। उसके वो बाल खींच रहा था, उसको मारे जा रहा था। वामिका चीख रही थी और भीख मांग रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मां जान चुकी थी कि आज ये मार के रहेगा। अगर इसने वामिका को ना मारा और मां बीच में आई तो मां को भी मारने से बाज नहीं आएगा। तो मां उसे बोली, ए भाले, होश के नाखून ले, तो क्यों गांव वालों को दिखाना चाह रहा है? तुझे इसको मारना ही है तो यहां से उठा के ले जा, ऐसी जगह पे मार और वहां उसके बाद उसको वहीं पे जमीन में गाड़ दे ताकि किसी को पता भी ना चले। बाला मां की बात को समझ गया। मां उसको कह रही थी, ठीक है तूने इसको मारना ही है, कत्ल ही करना है, तो यहां घर में तो ना मारना, शोर शराबा ना कर। बाले ने उसको बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ घर से बाहर जाने लगा। उसका कजन हरी भी उसके साथ था। हरी ने उसे एक दफा मना करने की कोशिश की, बाले ना कर, बाले ना कर। उसने उसे भी धक्का दे दिया। वो जान गया था हरी कि ये बाज नहीं आने वाला। वो उसको घसीटता हुआ, अब वो चीखने की कोशिश करती तो उसके मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर देता। वो चीख भी नहीं रही थी कि यहां तक कि वो उसे गांव से दूर ले गया। हरी उसके पीछे पीछे आया और जब वो इतनी दूर चला गया कि अब इसकी चीखों की आवाज कहीं नहीं जाएगी तो उसने कहा, बस तैयार हो जा, तुझे कहा था ना, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी। उसने वहीं पे उसकी गर्दन दबाई और उसे मार दिया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसकी मां भी वहां पहुंच गई, बाले की मां। उसने उस बच्ची को उठाया हुआ था कि मां को तो मार दिया, इसका क्या करना है? तो उसने कहा, इसे भी इसके साथ जिंदा गाड़ दो। हरी ने और बाले ने गड्ढा खोदा। पहली दफा ऐसा था, हरी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी बहुत बुरा था, लेकिन शायद इतना बुरा नहीं था। वो नहीं चाहता था बच्ची और उसकी मां को ऐसे मार दिया जाए। बच्ची रो रही थी, उन्होंने गड्ढा खोदा और उसकी मां ने कहा, डालो इसकी मां को गड्ढे में। उसकी मां को गड्ढे में डाल दिया गया और उस मासूम बच्ची को बाले की मां ने ही अपने हाथों से गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद कहा, दफना दो इनको। मट्टी डालकर दफना दिया गया। बाले का बाप घर नहीं आया था। उसको जब सारे हालात का पता लगा तो वो इनको ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन ये लोग उसको दफन करके घर पहुंच गए। तो बाले के बाप ने पूछा, क्या किया है तूने? उसने बता दिया कि मैंने दोनों को काट दिया है। ये तूने क्यों किया? तो उसने कहा, अब्बा तू अब मुझे समझाएगा। बाप समझ गया कि ये पागल हो गया। उसने कहा, मैं तेरा बाप हूं, मुझसे तमीज से बात कर। उसने कहा, अब्बा मुझे वारिस चाहिए था, बेटा बेटी नहीं। इसका यही हाल होना चाहिए था। बाप समझ गया कि इस वक्त पागल है, इसको कुछ भी कहना गलत होगा। उन्होंने गांव में यह खबर फैला दी कि इस दफा वामिका के यहां एक बेटी पैदा हुई थी और वो भी मरी हुई। बेटी को मरा हुआ देख के वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और उसके बाद पागलों की तरह घर से भाग गई है। हम उसको ढूंढ रहे हैं, क्या आपने वामिका को देखा है? अब वो एक एक दरवाजे पे जाते और दरवाजा खटखटा के पूछते, वामिका को देखा है? वो पूछते, क्या हुआ वामिका को? इस दफा उसकी मुर्दा बेटी पैदा हुई थी तो वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और घर से भाग आई है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी उनसे पूछ सके कि वो कैसे घर से भाग सकती है। जालमो, तुमने जुल्म किया होगा। लेकिन पूरे गांव में यह खबर फैला दी गई, यहां तक कि वामिका के वालिदैन आए तो उनको भी वही कहानी रोते हुए इस औरत ने सुना दी। वाले को भेज दिया कि वो इतना परेशान है, वो तो घर आना छोड़ गया है बीवी की मोहब्बत में, बीवी के उदास में, बीवी की जुदाई में, क्योंकि बीवी कहीं चली गई है। बहुत ढूंढा गया लेकिन वामिका कहां मिलती। वामिका के वालिदैन को भी पता चल चुका था उनकी बेटी के साथ कुछ ज्यादती हो चुकी है, लेकिन सबूत किसी के पास भी नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब वामिका को भूल गए।
एक रात हरी और बाला वहीं उनकी जमीनों के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब बन गया था, जो इतना बड़ा था एक दरिया का समंदर पेश करता था और आगे जाके वो दरिया से ही लगता था। उसी के किनारे वो अक्सर जाकर बैठ के रात को चांदनी रातों में शराब पीते थे। बाला और हरी वहीं पे बैठे रात को शराब पी रहे थे। बाला आज पहली दफा अपने मुंह से नशे के धुत हालत में, शराब के नशे में खुद से बोला, अच्छी तो थी यार हरी, इतनी बुरी भी नहीं थी वामिका, लेकिन उसने मुझे वारिस नहीं दिया और मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने उसे मार दिया। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे वो याद आती है। वो उससे बोला, बाले क्या तुझे उससे प्यार हो गया था जो तू उसकी ऐसी बातें कर रहा है? अरे नहीं यार, मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन अच्छी थी यार। तुझे पता है वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती है। क्या? अब वो नशे की हालत में दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। कौन? वामिका तेरे ख्वाब में आती है? हरी बोला, हां यार, वह मेरी जब ख्वाब में आती है तो बहुत खौफनाक सी होती है। उसका चेहरा लाल सुर्ख होता है, आंखें लाल सुर्ख, उसके बाल खुले हुए थे, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, उसके हाथों के नाखून भी बड़े हुए हैं और वो गुस्से से चलती हुई मेरे पास आती है और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ सीधा मेरी गर्दन पे रख देती है और मेरी गर्दन को दबाने की कोशिश करती है और यार मेरी आंख खुल जाती है। हरी बोला, अरे क्या हो गया बाले, तू पागल हो गया है? ऐसे ख्वाब तुझे इसलिए आ रहे हैं, तूने उसे मारा है ना, इसलिए तेरे दिमाग में ये चल रहा है। भूल जा भाई, उसे भूल जा। ये ले, उसने एक और उसको पैक बना के दिया, पी ले इसको, गटक जा। वो उसको याद करते हुए चढ़ा गया। उसी लम्हे पानी के अंदर से एक शोर सा हुआ। वो दोनों चौंके कि ये पानी में कैसा शोर है। उन्होंने पानी की तरफ देखा तो उस चांदनी रात में उन्होंने देखा उनसे काफी फासले पे, काफी आगे जर के पानी की गहराई वाले हिस्से में कोई काली सी चीज थी जो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर से बाहर निकल रही थी और उनके देखते ही देखते वो काली सी चीज बिल्कुल पानी से बाहर निकलती निकलती लंबी होती गई। वो बिल्कुल एक इंसान नुमा कोई मखलूक थी जिसका कद कोई 10-12 फुट लंबा था। वो बिल्कुल पतला सुक्का सा था, लेकिन उसके लंबे लंबे बाजू थे, लंबी लंबी टांगे थी और वो सीधा जब खड़ा हुआ तो वो 10 से 12 फुट लंबा था, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा था। उसकी टांगें, बाजू, पूरा जिस्म इंतहाई कमजोर, लागर सा, लंबा सा था, लेकिन सर इतना बड़ा कि वो देख के दोनों चौंक गए। इतना बड़ा सर, यानी अगर 5-6 इंसानों के सरों को इकट्ठा किया जाए तो जितना बड़ा सर बनता है, उसका इतना बड़ा सर था। वो पानी से निकलते निकलते सीधा खड़ा हो गया और उस भयानक सी मखलूक को दोनों देख के एकदम से डर से गए और उठ के भाग पड़े। वो कुछ दूर ही भागे होंगे कि जमीन पे गिर गए और बाला का नशा खत्म हो रहा था, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था और वो उससे कह रहा था, हरी तूने देखा उसको? वो क्या था? हरी भी अपनी आंखों को झपकता बोला, यार लगता है हमें चढ़ ज्यादा गई है। क्या था? पता नहीं यार, कोई अजीब चीज थी। खैर वो दोनों वहां से जैसे कैसे घरों तक पहुंच गए। जब सुबह उठे तो उनके सरों में दर्द था। रात उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो एक दूसरे से मिले तो बोले, यार लगता है रात हमने बहुत ज्यादा पी ली। बाला बोला, तभी यार, तभी वो कुछ अजीब सा भी नजर आया था, पता नहीं क्या था। मुझे लगता है वो ज्यादा पीने की वजह से चढ़ गई थी, हमारा वो वहम था। हरी बोला, लगता है तू सही कह रहा है, वो हमारा वहम था यार, ऐसा था कुछ भी नहीं। ठीक 1 हफ्ते बाद बाले का बाप घर दाखिल हुआ तो उनके बैलों की एक जोड़ी थी। एक बैल मौजूद था और एक बैल
घर में नहीं था। उसने पूछा बैल कहां है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। उसने बाले से पूछा, इधर उधर पूछा, बैल नहीं। तो उसने बाले से कहा चलो आओ बैल ढूंढते हैं, बैल कहां गया है। वो बैल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो इधर उधर हर जगह बैल को ढूंढते रहे, लेकिन बैल कहीं पे भी नहीं था। ये एक परेशानी की बात थी कि उनका बैल कहां जा सकता है। जब वो बैल को ढूंढ ढूंढ के थक गए, घर वापस आ रहे थे, तो एकदम से बाले के बाप ने कहा तू एक काम कर बाले, एक जगह रह गई है, मैं उस तरफ जाता हूं, तू जरा दूसरी तरफ जाके देख। बाले के बाप में था कि कहीं वो पानी वाली साइड पे ना चला गया हो बैल। वो अब अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। ढूंढते ढूंढते टाइम का पता ही नहीं चले था। बाले का बाप उसी पानी वाली सिमत जाना शुरू हो गया। अनुज बाले का बाप चलते चलते जब बिल्कुल उस जगह पे पहुंचा जहां पे एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था और उसके साथ वो पानी की झील सी शुरू होती थी, वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो दूर से ही उसने देखा जो वो दरख्त खड़ा है बड़ा घना सा, जहां अक्सर दिन को भी लोग उसके नीचे बैठ जाते थे, अपने जानवर वगैरह ले आते थे तो पानी के अंदर छोड़ देते थे और उसी दरख्त की छांव में बैठते थे। तो उसने देखा उसी दरख्त के नीचे कोई खड़ा हुआ है। उसने कहा कोई रात के टाइम पानी इस्तेमाल करने के लिए खड़ा होगा। तो वो चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया और जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा वो जो एक इंसान के कद का कोई खड़ा था, वो इंसान नहीं था। वो एक ऐसा लगता था जैसे किसी और दुनिया से आई हुई मखलूक हो। उसके बाजू, उसकी टांगें, उसका सर, बहुत बड़ा सर था जो गंजा था और पीछे से इंतहाई बाहर की तरफ निकला हुआ। उसके हाथ इतने बारीक थे जैसे हड्डियों का ढांचा हो और नीचे इतने लंबे कि उसके हाथ जमीन को छू रहे थे। उसकी टांगे भी ऐसी, उसने छोटी सी एक लंगोट सी बांध रखी थी। उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, ऐसा लगता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो। उसके जिस्म के ऊपर जो जिल्द थी, स्किन थी, सिर्फ बराए नाम थी, गोश्त तो था ही नहीं। और आंखों के सामने ही जैसे अनुज वहां पे पहुंचा बाले का बाप, तो उसने देखा कि वो जो शख्स सामने खड़ा था वहीं पे खड़े खड़े उसका कद लंबा होना शुरू हो गया और इतना लंबा हो गया कि वो उस दरख्त से भी ऊंचा लंबा हो गया। अनुज ने देखा कि ये क्या है, जिसका मुंह बिल्कुल छोटा गोल सा मुंह, जैसे किसी परिंदे का चूंच की तरह का मुंह होता है, वैसे ही चूंच की तरह का छोटा सा गोल सा उसका मुंह था। छोटी सी नाक थी, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और सर तो बहुत बड़ा था जो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा निकला हुआ था। चूंच की तरह था, पीछे चूंच तो नहीं लेकिन गोलाई की तरह था, लेकिन बहुत लंबा निकला हुआ था। पहले वो इंसान के कद के बराबर था कि तभी अनुज ने उसको करीब से जाके देखा कि ये क्या मखलूक है, कि उसी वक्त वहीं पे खड़े खड़े वो इतना लंबा हो गया कि दरख्त से भी ऊंचा चला गया। बाले का बाप खौफजदा हालत में खड़ा उसको देख ही रहा था कि तभी उसकी आंखों ने एक और खौफनाक मंजर देखा। उस अजीबो गरीब मखलूक ने वहीं पे खड़े खड़े अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और पानी के अंदर डाल दिया। उसका हाथ जो ऑलरेडी इतना लंबा था, जब वो 6 फुट का था, इंसान के कद का था, तब भी उसके हाथ इतने लंबे थे कि उसके हाथ नीचे पानी जमीन को छू रहे थे। इंसान अपने हाथ ऐसे लटका के खड़ा हो तो सिर्फ कमर तक या कमर से थोड़ा सा नीचे तक उसके हाथ जाते हैं। उसके तो बाजू इतने लंबे थे कि जमीन तक जा रहे थे, उसके हाथ जमीन को छू रहे थे। और जब वो लंबा हुआ था तो उसके हाथ उतने ही लंबे हो गए थे, वो जितना लंबा हो गया था उसके हाथ फिर भी जमीन को छू रहे थे कि तभी उसने देखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया कि उसकी आंखों के सामने उसका हाथ काफी दूर तक चला गया। और उसने पानी के अंदर हाथ डाला और पानी के अंदर हाथ डाल के उस हाथ को जैसे ही बाहर निकाला तो उनका बैल जिसको वो ढूंढ रहे थे वो उसके हाथ में था।
उसका हाथ अब चिमगादड़ के परों की तरह इस तरह उस बैल को थामे हुए था। इतना बड़ा बाजू, वही कमजोर सा, बारीक सा, हड्डियों का जैसे ढांचा होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक जिल्द होती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत कि उसने एक बैल को पकड़ के उठा लिया और उस बैल को उठा के बिल्कुल बाले के बाप के सामने रख दिया। और उसी लम्हे उसने दूसरा हाथ भी, जो बिल्कुल अब चिमगादड़ के पर की तरह हो चुका था, उस बैल के ऊपर रखा। अब वो दोनों हाथों से उस बैल को पकड़े हुए था। इस अंदाज में उसने बैल को पकड़ा और पकड़ के जोर लगाया कि बैल को दरमियान में से उसने तोड़ दिया। उस ढांचे वाले अजीबो गरीब मखलूक के हाथों में इतनी ताकत थी, इतने ताकतवर बैल को पानी के अंदर से एक हाथ से उठा के सामने रख के उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। और वो जो चूंच की तरह उसका छोटा सा मुंह था, उसने उस मुंह को खोला और उस आधे बैल को, जिसमें से खून निकल रहा था, जिसको उसने तोड़ दिया था, उसने उस बैल को उठाया और देखते ही देखते एक ही लुकमे में आधा बैल खा गया। और दूसरे हाथ से दूसरा बैल उठाया और खा गया। और जैसे बाले के बाप को होश आ गया, ये तो मुझे जिंदा निगल जाएगा, ये क्या बला है, उसी लम्हे उसने दौड़ना शुरू कर दिया। बाले का बाप दौड़ते दौड़ते, बाले को आवाजें देते देते एक जगह पे गिरा और बेहोश हो गया। बाला करीब ही बाप के पास आ रहा था, उसने बाप की आवाज को सुन लिया और उस जगह पे पहुंचा तो देखा बाप बेहोश पड़ा हुआ है। वो अपने बाप को जैसे कैसे उठाकर घर ले गया और जब बाप को होश आया तो बाप शदीद खौफजदा था। बाप से जब उसने पूछा, घर वाले हरी सारे जमा हो गए, क्या हुआ है, तो उसने जो मंजर बताया तो हरी और बाला एक दूसरे को देखकर परेशान से हो गए कि बाप जो बता रहा था, इसी तरह की मखलूक तो उन्होंने भी निकलते हुए देखी थी, लेकिन वो काफी दूर थी उनसे। इसका मतलब है वो उनका वहम नहीं था, वो शराब के नशे में अपने आप को एक इतना धुत समझ बैठे थे कि हमने इतनी ज्यादा पी ली है, वो हमारा वहम था। इसका मतलब है वो वहम नहीं था, वो हकीकत थी। वो परेशान हो गए। लेकिन उसके बाद बाले का बाप बिस्तर पे लग गया। उसको ऐसा खौफ चढ़ा था कि उसके बाद वो उठता और उसको चक्कर सा आता और वहीं पे गिर सा जाता। अब बाला और हरी परेशान थे कि जो हमने देखा था क्या वो सच था, वो हमारा वहम नहीं था, तभी तो हमारे बाप के साथ ये हुआ है। कुछ दिनों के बाद बाले और हरी को दूसरे गांव जाना था। अब वो अपने बाप का इलाज कराना चाहते थे। वहां पे एक ऐसा हकीम था जो उसके बाप की कमर के अंदर एक दर्द सा आ चुका था, गिरने की वजह से हुआ था या क्या हुआ था। बाप कहता है मैं आखिरी लम्हे जब गिरा था, मुझे इतना याद है मैं बेहोश हो गया, तो उसके बाद उसने मेरी कमर को कुछ किया है, क्या हुआ है। बाप उठता था, उसको चक्कर आते थे, उसकी कमर में इतना दर्द होता था, वो गिर जाता था, वो बिस्तर से लग गया था। तो हरी और बाला दूसरे गांव गए उस हकीम को बुलाने के लिए। जिस गांव में वो रहता था वो बहुत दूर था। वहां पे उस वक्त एक ही लारी, बस को बोलते थे लारी, लारी चलती थी। उस लारी पे सवार होके जाना था। वो दोनों काफी पैदल चल के उस सड़क तक पहुंचे जहां पे लारी आती थी और वहां पे रुकती थी। वो लारी पे सवार हुए, बस पे सवार हुए और दूसरे गांव पहुंच गए। जिस शख्स की तलाश में वो गए थे, उनको पता लगा उनको ऑलरेडी कोई लेकर गया हुआ है अपने मरीज के लिए, वो 2-3 दिन के बाद आएगा। वो वहां से रवाना हुए। उनको पता चला उस गांव में बस शाम के टाइम मिलेगी। वो दोनों चलते हुए, हरी और बाला, उस बस के अड्डे पे। बस का अड्डा क्या था, वहां पे कुछ भी नहीं था। एक जगह बनाई हुई थी जहां पे कच्चा सा कमरा बना हुआ था, वहां पे लोग आके बैठ जाते थे, इंतजार करते थे, बस यही बस का अड्डा था। वो दोनों भी आकर खड़े हो गए। शाम हो रही थी, कोई बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ यही 1-2 सवारियां थीं जिन्होंने उस बस पर बैठना था। जिस टाइम बस ने पहुंचना था, बस उस टाइम ना आई। घड़ियां तो थी नहीं उनके पास के टाइम देख सकते, लेकिन अंधेरा फैलता जा रहा था, यहां तक कि काफी अंधेरा फैल गया।
थोड़ी देर के बाद उनको दूर से रोशनियां नजर आई, जिसका मतलब था वो लारी उनके करीब आ रही है। जैसे ही वो लारी उनके करीब आई, वो दोनों उस पे सवार हो गए और चलते हुए बिल्कुल पीछे पीछे से कोई 2 सीटें आगे जाकर बैठ गए। लारी वो बस रवाना हो गई। बस में बैठते ही उनको महसूस हुआ जैसे उनको नींद सी आ रही है। खिड़की वाली साइड पे हरी बैठा था और उसके साथ वाली सीट पे बाला। बस पे बैठते ही पता नहीं क्यों उन पे गनूदगी सी तैयारी होने लगी, जैसे उनको नींद सी आ रही हो। अभी तो वो फ्रेश थे, कोई भी ऐसा मसला नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, ऐसे आंखें बंद की और दोनों को नींद सी आ गई। जैसे ही बाले की आंख खुली, उसे महसूस हुआ सामने कोई खड़ा है और उस पे इस अंदाज में उसको देख रहा है जैसे सोए हुए को कोई गौर से देखता है। और बाले की जैसे आंख खुली तो उसने देखा तो वो चौंक गया। सामने जो खड़ा था बिल्कुल सुक्का पतला सा वैसा था जैसे बाप ने नक्शा खींचा था। फर्क सिर्फ ये था, उसका कद एक इंसान के बराबर था। उसके कान बहुत लंबे लंबे से थे, बहुत बड़े और लंबे लंबे से थे। मुंह उसका बिल्कुल उसी तरह, आंखें बहुत बड़ी बड़ी, नाक बिल्कुल चूंच की तरह पतली, मुंह चूंच की तरह, नाक छोटी सी और सर पीछे की तरफ निकला हुआ, ऊपर से गंजा, और ऐसा जैसे जिस्म पे गोश्त नाम की तो चीज ही कोई नहीं थी, सिर्फ एक जिल्द थी, लंगोट सा बांधा हुआ। और वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ बाले को देख रहा है। बाला घबरा गया कि ये कौन है। उसने देखा बाकी सवारियां सो रही हैं। उसने जल्दी से कोहनी मार के पास लेटे हरी को जगाया। हरी हड़बड़ा के उठ बैठा, क्या हुआ है? तो उसने सामने उसको खड़े हुए को देखा तो वो भी डर गया और वो बोला, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे तेरे अब्बा ने देखा था। उसने कहा, हां, अब क्या करें? अब वो दोनों अभी फैसला ना कर पाए थे कि उसी लम्हे उनकी निगाह पड़ी। बस के अंदर जितनी भी औरतें मर्द जो पहले उनकी निगाह भी नहीं गई थी या तवज्जो भी नहीं गई थी, जो आम इंसान थे जो सोए हुए थे, उनकी निगाह पड़ी, सब के सब वैसे बन गए थे जैसे वो सामने खड़ा हुआ था एक लंगोट बांधे हुए। ऐसे ही जितनी सवारियां उस बस के अंदर मौजूद थीं वो सब की सब उसी तरह की थी, पतली लंबी सी, जैसे 6 फुट का कद, बड़ा सा सर पीछे की तरफ ज्यादा निकला हुआ, बड़ी बड़ी आंखें। वो दोनों डर गए, समझ गए बस के अंदर मखलूक बिल्कुल वही भरी हुई है जैसे उन्होंने पहली दफा शराब पीते हुए पानी के अंदर देखा था, जो उसके बाप ने देखा। अब वैसे ही मखलूक सारी बस के अंदर बैठी हुई थी। वो जो खड़ा उनको देख रहा था, थोड़ी देर के बाद वो अपनी कुर्सी पे वापस बैठ गया और उसने मुंह भी आगे की तरफ कर लिया। अब दोनों घबराए हुए बैठे हैं कि अब क्या करें, ड्राइवर को बताएं, क्या करें, समझ ही कुछ नहीं आ रही। जब इंसान एक बस के अंदर ऐसी मखलूक को देख लेता है जो सारी की सारी ऐसी हो तो उसके औसान खत्म हो जाते हैं। कि तभी बस एक जगह पर रुक सी गई। वो दोनों चौंक से गए, वीराने के अंदर बस क्यों रुकी है, यहां पे तो कोई स्टॉप भी नहीं है। कि तभी बस का ड्राइवर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जब पीछे मुड़ के देखा, उस बस के अंदर रोशनी तो थी, तो उस रोशनी में उन्होंने देखा कि बस का ड्राइवर भी वही मखलूक था जो बाकी सारे बैठे हुए थे। जब उनको अंदाजा हुआ ड्राइवर भी वही है और बाकी भी उसी तरह के हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि अब उठो और भागो। वो एकदम से अपनी कुर्सी से जैसे ही सीटों से उठ के खड़े हुए तो जितने बाकी इस तरह के वो बैठे हुए थे वो भी सब के सब खड़े हुए। ना सिर्फ खड़े हो गए बल्कि उसी तरह उनकी तरफ देखना शुरू हो गए। तब उनको अंदाजा हुआ बस में उसी तरह की कई मर्द और कुछ औरतें भी उसी तरह की थीं, और वो सारी की सारी जिनकी अब आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी, आंखें चमकना शुरू हो गई थी, गुस्से से ऐसे उनके चेहरे लाल पीले हो गए थे। अब वो हमला करने के लिए तैयार थे कि उन दोनों ने देखा उनके हाथ उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वो अपनी अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए थे जैसे अब वो इन पे हमला करने के लिए तैयार हैं, और अपने हाथ आगे बढ़ा रहे थे कि इसी तरह वो दोनों तेजी से भागे, उनको धक्के मारते हुए पीछे हटाते हुए तेजी से भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचे तो ड्राइवर जो था वो जोर जोर से कहके लगाना शुरू हो गया। उन्होंने जैसे कैसे दरवाजा खोला, क्या किया उनको कुछ समझ ना आई, बस जैसे कैसे वो
बस से उतर गए। वो उनको धक्के मारते हुए, गिराते हुए आ गए थे। कुछ तो उनके रास्तों में भी आके खड़े हो गए थे, जो गुजरने का रास्ता होता है बस के दरमियान में, उधर भी आके खड़े हो गए थे। वो उनको भी धक्के देते हुए जैसे कैसे उतर गए थे। वो जब बस से बाहर निकल के भागे तो क्या देखते हैं कि वो सब के सब बस से उतर रहे हैं और उनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। वो पीछे मुड़ के देखते तो वो भी उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी एक जिन्नात की फौज थी जो उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। धूल मट्टी उड़ती हुई आ रही थी और एक खास आवाज जो उनकी कान सुन रहे थे। जैसे वो पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे तो मट्टी उड़ती जा रही थी, तो वहीं पे एक आवाज थी जैसे आंधी भी आ रही हो। लेकिन आंधी सिर्फ जो पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे उनके पीछे आंधी थी, हर तरफ आंधी नहीं थी। वो कितनी देर दौड़ते रहे कि उनको एहसास हुआ वो उस जगह पे ही उतरे, बस आके रुकी थी जो उनके गांव का स्टॉप था। अब जब वो नीचे उतर के दौड़ना शुरू हुए तो उनको अंदाजा हो गया कि वो गांव के ही उस रास्ते की तरफ दौड़ रहे हैं। चलो शुक्र था कि वो गांव तो पहुंच जाएंगे। वो दौड़ते 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 अब हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ के देखे। दौड़ते दौड़ते घरों तक तो पहुंच गए। दरवाजे को पीटा जोर जोर से और वहीं पे ही दोनों गिरे और बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने अपने बिस्तर पर मौजूद थे। घर वाले उनके इर्द गिर्द परेशान खड़े थे और उनसे जब पूछा गया क्या हुआ तो खौफ से उनकी बुरी हालत थी, उनसे कुछ भी ना बताया गया। किसी तांत्रिक को बुलाया गया, उसने भी कह दिया कि मैं इनको पानी दम करके देता हूं, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोनों का खौफ था कि बोल नहीं पा रहे थे। सारा दिन गुजर गया, सारे घर वाले परेशान, रात आ गई। बाली शदीद खौफजदा था। 10-11 बजे का टाइम होगा, सारे घर वाले सो चुके थे। बाली और हरी साथ साथ चारपाइयों पे लेटे थे कि उन्होंने देखा उनके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है। उन दोनों की निगाह दरवाजे की तरफ गई कि कोई घर का फर्द उठेगा, दरवाजा खोलेगा। वो तो इतने खौफजदा थे, बिस्तर पे पड़े रहे थे सारा दिन, हिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला कि जो बाहर था वो इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था कि किसी ने भी दरवाजा फिर भी नहीं खोला। दूसरी दफा भी, जब तीसरी दफा दरवाजा खोला गया, खटखटाया गया और कोई नहीं उठा तो उस बाहर जो भी था उसने इतनी जोर से दरवाजे पे लात मारी कि दरवाजा टूट कर नीचे जा गिरा। ये दोनों वो देख पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे कि तीसरी दफा भी खटखटाने पे जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दरवाजा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसने दरवाजा तोड़ दिया था। तभी उन्होंने देखा उस दरवाजे से वामिका अंदर दाखिल हुई है। और वामिका जैसे ही अंदर दाखिल हुई है उसने गोद में अपनी छोटी सी बच्ची को उठाया हुआ है और वो गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसके बाल लहरा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे तेज आंधी या हवा चल रही है जिसकी वजह से उसके बाल जोर जोर से हिल रहे थे। और वो चलती हुई उन्हीं की तरफ आई और बिल्कुल बाले के पास आकर खड़ी हो गई और कहा, तूने मेरे बेटी को और मुझे मार दिया था ना? मेरी पहली बेटी को भी तूने मारा था और फिर तूने मुझे और मेरी बेटी को मार दिया। क्यों? तू क्या समझा तेरी जान छूट गई? पूरा गांव तुम्हारे जुल्म से तंग आया हुआ है और तू ये समझ बैठा कि सब खत्म। देख बाले, देख, मैं तेरी मौत बन के सामने खड़ी हूं। तुझे मारूंगी, ऐसा निशाना इबरत बना के मारूंगी कि पूरा गांव देखेगा इस घर के साथ हुआ क्या है। उसी वक्त बाले के अंदर से कहां से हिम्मत आई कि उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और उसके साथ लेटा हुआ हरी भी जोर जोर से चीखना शुरू हो गया। वो जोर जोर से चीख रहे थे लेकिन घर वाले थे कि ऐसी गहरी नींद सोए थे कि उठने को कोई तैयार ही नहीं था कि वो खड़ी हंसना शुरू हो गई। और चीख बाले, और चीख, लेकिन कोई उठने को तैयार ही नहीं था। वो काफी देर तक चीखते रहे लेकिन कोई भी नहीं आया। उनको समझ लग गया
कि कुछ ऐसा इस वामिका ने कहा किया है जो मर चुकी है, जो सामने खड़ी है, कि इसकी वजह से कोई हमारी आवाज को भी नहीं सुन पा रहा। तो वो बोली, मैं आज तेरे सामने इसलिए आई हूं कि देख आगे अब मैं करती क्या हूं। उसने ये कहा और चलती हुई वापस चली गई। उसके बाद वो दोनों खौफ से बेहोश हो गए। सुबह हुई, घर वालों ने उनको जगाया तो पता चला वो बेहोश हो चुके हैं। उनको मुश्किलों से होश में लाया गया तो उन्होंने होश में आते ही जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। घर वालों ने उनको पकड़ा, संभाला, और जब वो इस काबिल हो गए कि अब दिन हो चुका है, वो अपने घर में हैं, उनका चीखना बंद हुआ तो घर वालों ने उनसे पूछा क्या हुआ है। तो वो दोनों हाँप रहे थे। उन्होंने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा अपनी जगह पे मौजूद था। वो दरवाजा जो उड़ता हुआ बाहर जा गिरा था, कहीं नहीं गिरा हुआ था, अपनी जगह पे लगा हुआ था। तो वो बोला, वो वामिका, वामिका। तो उसकी मां बोली, कहां है वामिका, क्या हुआ है? तो उन दोनों ने वो सारा वाकया सुना दिया। तो उसकी मां ने कहा, इसका मतलब है मेरे शौहर को भी उसी ने किया है और तुम दोनों का भी उसी ने हाल किया है। देखना मैं उसके साथ क्या करती हूं। मैं उसके साथ ऐसा करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगी। तुम परेशान मत हो मेरे बेटे, मैं हूं ना। मैं किसी ऐसे शख्स को जानती हूं जो वामिका जैसी कई चीजों को उड़ा कर रख देता है। वामिका उसके आगे क्या चीज है। उसकी मां ने तैयारी बांधी और घर के कुछ और लोगों के साथ रवाना हो गई एक ऐसे तांत्रिक के पास जिसको लेकर वो घर आ सके और अपने बेटे का और शौहर का इलाज कर सके। वो जान गई थी शौहर भी इसी वजह से बिस्तर पर पड़ा है। ये सब कुछ किसी और मखलूक ने नहीं, वामिका ने कराया है। वो तांत्रिक को लेकर अपने घर आ गई। तांत्रिक जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो दरवाजे में ही ठटक गया। उसने कहा, ये तो बहुत ज्यादा हैं। तुम तो मुझे कह के लाई थी कि वामिका है कोई, लेकिन इस घर को तो पूरे जिन्नात ने घेर रखा है। वो देखो, छत पे भी जिन्नात हैं। वो कमरे से भी जिन्नात निकल रहे हैं। वो जहां गर्दन को घुमाता, जो उसको घर वाले नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी गर्दन जहां घूमती उसका खौफ से बुरा हाल हो जाता और वो कहता, वो देखो वहां पे भी तो जिन्नात हैं। घर का कोई कोना नहीं था जिसपे उसने देख के ना कहा हो यहां पे भी जिन्नात हैं। वो एकदम से डर गया और बोला, ना माई ना, कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। जो भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। तू तो कह के लाई थी वामिका है, उसको निकालना है। हां, मैं निकाल सकता हूं। वामिका जैसी कई को मैंने निकाला है, लेकिन जितने ये मौजूद हैं, मैं कोशिश भी करूं तो मुझे कई दिन लग जाएंगे इनको निकालते निकालते। और मुझसे कोई गलती भी हो गई, छोटी सी भी गलती, तो जितने ये हैं ये मुझे मार डालेंगे। मेरा इल्म बहुत ताकतवर है, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पास बहुत ताकतवर इल्म है, लेकिन जितनी ये तादाद में है ये सब मुझे मार डालेंगे। मैं हाथ नहीं डाल सकता, किसी और को बुलाओ, किसी और को बुलाओ। ये कहता वो वहां से चला गया। उसकी मां जानती थी शहर में उनके एक रिश्तेदार हैं, वहीं पे एक लड़की है, वो बहुत कुछ अमल जानती है। वो उससे राब्ता करना चाहती थी और उसने कहा, तुम लोग कुछ बेहतर हो जाओ। हरी और बाले से कहा, उसके बाद मैं उसको बुलवाने की कोशिश करती हूं। और जब रात आई, बाले की हालत फिर खराब हो गई, फिर रात होने लगी है। और जैसे ही रात आई तो बाले की ऐसे आंख लगने लगी कि उसी वक्त एक घर के अंदर उसको शोर सा सुनाई दिया। उसने देखा हरी सो गया है, लेकिन घर के अंदर उसने देखा उसके कमरे के अंदर से काले स्याह साए हैं जो एक के बाद एक निकलते आ रहे हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और वो निकलते हुए चलते हुए आए हैं। बाले को कुछ नहीं कहा, बाले के साथ गुजरते गुजरते बिल्कुल वो सामने वाली दीवार पे गए हैं और दीवार पे चढ़ के ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं। और वो इतने ज्यादा हैं, निकले जा रहे हैं, छत की तरफ जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं और छत पे चढ़ते जा रहे हैं। वो डर गया। जब वो सारे छत पे चले गए और गायब हो गए तो बाला खौफजदा हालत में इधर उधर देख रहा था कि उसको एक झटका लगा, किसी ने उसके बालों से पकड़ के उसको जोर से झटका दिया।
और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वामिका उसके पीछे खड़ी थी। आज उसके हाथ में बच्ची नहीं थी। वो बोली, तूने देखा, तेरी मां कोशिश कर रही थी तुझे बचाने की। वो तुझे बचाने आया था। कोई भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। मैंने कितना इंतजार किया है इस बदले के लिए। तेरा कसूर नहीं है बाले, तेरी परवरिश ही ऐसी हुई थी। क्योंकि मेरा वक्त करीब आ रहा है, मुझे भी जाना है। मैं चाहती यही थी तुझे तड़पा तड़पा के मारूं, लेकिन कहा ना, वक्त करीब आ रहा है। एक एक करके सबको मारूंगी, और जैसे ही मेरा वक्त, जो जाने का वक्त है, उससे पहले ही तुम सबको खत्म कर दूंगी। बाले ने यह सुना और उसने बाले के जो बालों को पकड़ के उसको जोर से झटका दिया था, वो इसी तरह साथ वाली चारपाई पे लेटे हरी के पास गई, उसके बालों से पकड़ के भी उसको झटका दिया और कहा, उठ, तुझे मैंने ही सुलाया था, अब तू भी सुन ले। मेरे जाने का वक्त आ गया है। जल्द ही मैंने वापस जाना है, लेकिन उससे पहले तुम सबको मैं अपना बदला लेकर जाऊंगी। आज इसकी बारी है, कल तेरी बारी। ये कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। बाला और हरी थर थर कांप रहे थे कि क्या करें, किसको उठाएं। काफी देर इधर उधर बोंगों की तरह खौफजदा हालत में इधर उधर देखते रहे, कहीं मौजूद होगी, लेकिन वो चली गई थी। तो हरी बोला, यार सुबह कुछ कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि वो दोनों जागते रहे। अब वो वक्त करीब था कि सुबह होने वाली थी। उनको लगा कि वो आज तो चली गई है, अब वो कल रात आएगी। दोनों को शायद नींद सी आने लगी। जब सुबह हुई, हरी ने आंख खोली तो देखा घर वाले जाग चुके हैं। साथ वाले बिस्तर पे बाला सोया हुआ नहीं है। उसने कहा, बाला कहां गया? घर वाले भी एकदम से हैरान हुए कि शायद बाहर कहीं गया होगा। बाला कहां गया? तो देखा बाहर का तो दरवाजा अभी खुला हुआ है, बंद है। घर को रात को दरवाजे को अंदर से बंद करते थे। अगर बाला कहीं बाहर गया होता तो घर का दरवाजा तो अंदर से खुला होता। घर का दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो इसका मतलब बाला अभी बाहर नहीं गया। तो बाला तो अभी घर में होगा। वो बाले को ढूंढने के लिए घर में इधर उधर ढूंढना शुरू हुए कि घर की एक औरत की निगाह एक ट्रंक पे गई, जो घर का ही एक ट्रंक था। उस ट्रंक को देखते ही उसने जोरदार चीख मारी। घर के फर्द भी उस ट्रंक के पास पहुंच गए। बाले की मां उस ट्रंक को घसीटना चाह रही थी, लेकिन वो इतना वजनी था, उसको उठाया ना गया। मुश्किलों से उस ट्रंक को कई लोग पकड़ के बाहर लेके आए। उस ट्रंक को जब खोला गया तो बाले की कटी हुई लाश उस ट्रंक पे रखी हुई थी, लेकिन उसकी गर्दन गायब थी। उसके बाजू, उसकी टांगें, उसका गर्दन, उसका सीना, हर चीज को काट दिया गया था, जैसे किसी चीज का कीमा बनाया जाता है। कीमे की तरह उसके वजूद को काटा गया था। सिर्फ पता चलता था ये बाले का वजूद है, बाकी कीमा बन चुका था। और जिस जगह से वो ट्रंक मिला था, वो दोबारा उस कमरे में गए, साथ वाले कमरे में गए, तो उन्होंने देखा ऊपर कमरे के ऊपर बालों को रस्से से बांध के छत के साथ लटका दिया गया था। उसकी दोनों आंखें निकली हुई थीं और कटा हुआ बाले का सर जो बालों से बांधा गया था वो लटक रहा था। बाले की मां ने जब यह देखा, जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। बाला मर चुका था। एक भयानक खौफनाक मौत, ऐसी इबरतनाक मौत कोई सोच भी नहीं सकता था। हरी कांपना शुरू हो गया और सबको हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है, मुझे बचा लो, वो रात कह के गई है मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। और फिर वो जो एक शहर की लड़की थी जिसका नाम था, उन्होंने मुझे नाम में परीक्षा को बुलवाने के लिए कुछ लोग भागे कि उसको बुला कर ले आओ। अब फिर से रात आ गई। घर वाले जाग रहे थे। उस घर के अंदर एक
अजाब सा आ चुका था। सब जान चुके थे कि अब झूठ नहीं है, वामिका बदला लेगी। आज रात किसकी बारी है? आज रात किसको वो मारने के लिए आएगी? आज रात किसकी बारी है? सब जाग रहे थे, अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, लेटने को कोई तैयार नहीं था। सबको अपनी जिंदगी अजीज थी। रात गुजरती जा रही थी, कुछ भी ना हुआ कि जैसे ही आधी रात हुई, छत के ऊपर से एक जोरदार कहका सुनाई दिया, वामिका का कहका। उसने कहा, तुम लोग भूल गए मुझे? मैं आ गई हूं अपना इंतकाम पूरा करने। और वामिका उड़ती हुई बिल्कुल नीचे उस चारपाई पे आके खड़ी हो गई जहां पे बाले की मां लेटी थी। प्रेविया। उसने जाते ही बाले की मां को बालों से पकड़ा और उसको घसीट के नीचे फेंक दिया। वो जोर जोर से कहके लगा रही थी और पूरे सहन के अंदर उसकी मां को बालों से घसीट के वो घुमा रही थी। बाले की मां चीखें मार रही थी, चीखती जा रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और वो हंसती हुई उसको पूरे घर के सहन में बालों से पकड़ के घसीटती फिरती रही। और जब उसने उसे घसीट लिया तो कहा, तुझे मैं इतनी जल्दी तो नहीं मारूंगी, तुझे तो मैं इबरत बनाऊंगी, क्योंकि बेटे को भी खराब करने वाली तू थी, इस घर को बर्बादी के रास्ते पे निकालने वाली तू थी। इस घर में तेरी हुक्मरानी चलती थी, अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। उसके बाद वो आगे बढ़ी, अपने ससुर के गर्दन पे जाके उसने अपना हाथ रखा और दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ के उसको अपने सामने इस तरह उठा लिया कि वो तड़प रहा था उसकी हाथों में। वो उसकी गर्दन को दबाने के लिए बेचैन थी। उसने उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था और वो तड़प रहा था। और वो उससे बोली, तेरी बीवी इतनी ही जालिम थी तो तू ही बोल लेता, बाहर वालों के लिए तो तू भी जालिम था, बाहर वालों के लिए तो तू भी बर्बादी पड़ता था, सब तुझसे नाला थे, सब तुझसे नाखुश थे, गरीबों के लिए तो तू भी अजाब बना हुआ था। बीवी के आगे भीगी बिल्ली बन जाता, तू ही मर्द बन जाता तो इस घर में तबाही ना आती। इस तबाही का जिम्मेदार तू भी है। आज तेरी बारी है, फिर सबकी बारी आएगी। बुलाओ जिसको बुलाना है, उसको कहो तुम लोगों को बचा सके। कोई तो होगा जो तुम लोगों को बचा सके। मैं तो रोज एक को लेकर जाऊंगी, इकट्ठा मारना चाहूं तो मेरी बदले की आग पूरी नहीं होगी। मैं एक एक को लेकर जाऊंगी। बुलाओ, किसी ना किसी को बुलाओ, कोई तो तुम्हें बचाए। उसी वक्त उसके बाप को, जो उसने गले से पकड़ के ऊपर उठाया हुआ था, उठा के जमीन पे पटक दिया। जैसे ही उसको जमीन से पटका तो उसके बाद वो जमीन पे गिरा हुआ था। घर वालों ने देखा कि उसके पांव से उसने उसको पकड़ा और पांव से पकड़ के इस तरह उठाया जैसे कोई डंडे को ऊपर उठाता है। पांव से पकड़ के उस शख्स को ऐसे ऊपर उठा लिया और उठा के इतने जोर से जमीन पे उसका सर मारा कि उसका सर दो टुकड़े हो गया। लेकिन वो गुस्से में आ चुकी थी। वो उसको फिर उठाती और फिर मारती, फिर उठाती फिर मारती। इस तरह उसके सर को जमीन पे मार रही थी, पांव से पकड़ पकड़ के उसका सर चकनाचूर हो गया। यहां तक कि इतना मारा उसको, उठा उठा के उसकी सर गर्दन से भी अलग हो गया। वो तो कब का मर चुका था, लेकिन उसकी गर्दन ही उसने तोड़ के उसके सर को चकनाचूर करके उसको गर्दन से ही अलग कर दिया था। और फिर गुस्से से धाड़ी, अब अगली किसकी बारी है? उसने कहका लगाया और वहां से चलती हुई छत पे गई और गायब हो गई। उस घर में कोहराम मच चुका था। वो जितना भी इसको छुपाना चाह रहे थे, जितना भी वो लोगों से बचाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी हो गई। सुबह उठते ही उन्होंने वावेला मचा दिया और पूरे गांव वालों को मदद के लिए पुकारा, खुदा का वास्ता है हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हमें जो भी कानून सजा देता है वो सजा दे, लेकिन हमें उससे बचा लो। वो वापस आ गई है, वामिका वापस आ गई है। उन्होंने खुद ही डरते हुए गांव वालों के आगे भीख मांगते हुए सारी कहानी बता दी
कि हमने वामिका के साथ क्या किया था और वामिका ने आकर क्या किया है, कैसे उसने बाले को काटा है, कैसे उसके बाप को मारा है। अब अगली बारी किसकी है, हमें बचाओ, हमें बचा लो। गांव वाले तौबा तौबा कर रहे, कोई भी इस मामले पे आगे आने को तैयार नहीं। सारे कानों को हाथ लगा के तौबा तौबा करते हुए दूर जा रहे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो जान चुके थे कि वामिका गायब नहीं हुई थी, इन्होंने वामिका के साथ किया था और वामिका लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। अब अगली बारी किसकी है। उन्होंने फैसला किया कि इस घर को छोड़ दो, अगर हम इस घर में होंगे तो वामिका हमें मार डालेगी। कि उनको पता चला कि कोई और जगह कैसे महफूज हो सकती है, वामिका तो कहीं पे भी आ सकती है। तो इस घर के बिल्कुल पीछे जहां पे जानवरों को रखा जाता था, वो लोग जानवरों वाले उस कमरे में जाकर छुपने के लिए तैयार हो गए कि उस कमरे में चल के छुप जाते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब वो घर के लोग उस जानवरों वाले कमरे के अंदर घुसे हुए थे और उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ था। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। उनके लिए फिर से कयामत आने जा रही थी। वो शदीद खौफजदा थे कि तभी वो दरवाजा बाहर से खटकाया गया। ठक 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 ठक। उनके दिलों की धड़कनें तेज थी, वो सारे कांप रहे थे। डरते डरते किसने पूछा, कौन कौन? वामिका, मैं हूं वामिका, दरवाजा खोलो। बाले की मां पागल हो चुकी थी और उस पागल औरत को भी अपने साथ इसलिए ले आए थे कि इस तरीके इसको बचा लें। और उसने, वामिका ने बाले को मां को कहा था, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। तो अभी सिर्फ वो पागल हुई थी, आगे वो क्या करने जाती थी कोई नहीं जानता था। और बाहर सुकून से खड़ी कह रही थी, दरवाजा खोलो वामिका। कैसे कोई दरवाजा खोलता कि उन्होंने देखा लकड़ी के अंदर से आर पार एक हाथ आ रहा है। एक हाथ, कैसे इंसानी हाथ लकड़ी के आर पार आ सकता है? लेकिन जो मर चुकी थी और आई थी उसका हाथ तो आ सकता था। वो हाथ लकड़ी के आर पार हुआ और उसने आराम से उस कुंडी को खोला और कुंडी को खोलने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया और कहका लगा के सामने छुपे हुए उनको, जो इस तरह छुपे हुए थे, उनको देखना शुरू कर दिया। वो खड़ी उनको देखती रही। वो सारे एक दूसरे के पीछे छुप रहे थे। वाहिद बाले की मां थी जो पागल होने की वजह से बैठी हुई थी। उसको कोई परवाह नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने बाले की मां को मुखातिब करके कहा, अभी तुझे बहुत कुछ देखना है, तेरा नंबर तो मैं सबसे आखिर में लगाऊंगी। और उसने सबको देखा, जैसे कह रही हो आप किसकी बारी है? तुम्हारी। तो वो डरना शुरू हो जाता, पीछे हो जाता। वो एकदम जोरदार कहका लगाती और फिर कहती, नहीं नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी। वो इस तरह सबको डरा रही थी कि सबको लगता था कि जिस तरफ उंगली उठी है अब मेरी बारी है। वो कांपना शुरू हो जाते, आंखें बंद कर लेते और पीछे हट जाते। और जब उंगली का रुख चेंज कर देती, कहती नहीं नहीं तुम्हारी, तो उसको लगता शायद मैं बच गया हूं, आज रात के लिए कम से कम बच गया हूं, इसकी बारी है। तो इस तरह, तुम्हारी बारी, नहीं नहीं तुम्हारी बारी, इस तरह कहते हुए वो अभी तक जो अच्छे मूड में थी इस तरह बात कर रही थी, तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी। एकदम से उसका रूप बदला और वो शदीद गुस्से में आई, जैसे उसको वो सब कुछ याद आ गया हो। उसकी बच्ची के साथ उसके साथ क्या किया गया था उसको याद आते ही उसके मुंह से एक जोरदार गुर्राहट निकली और वो इस तरह कांपना शुरू हो गई। उसी तरह उसके बाल उड़ना शुरू हो गए। अभी तक वो बिल्कुल नॉर्मल सी खड़ी हुई थी। वो लोग सिर्फ उसको देखकर डर रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर फिर से एक जुनून आ चुका था। और उसी तरह गुर्राते हुए उसने जुनूनी आवाज निकालते हुए एकदम से तेजी से आगे बढ़ी और वहीं से उसने अपना हाथ सीधा हरी के बालों में डाला और हरी को घसीटती हुई बाहर ले गई। वो सारे जोर जोर से चीख रहे थे सिवाय बाले की मां को, क्योंकि वो एक पागल औरत थी, उसने क्या चीखना था। वो हरी को घसीटती हुई बाहर ले गई।
वो सारे रात को उसी तरह दबक के बैठे रहे कि इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि दरवाजा फिर से बंद कर लें। जानते थे वो तो फिर से खोल लेगी, क्या दरवाजा बंद करें। सुबह हो गई। इसका मतलब है आज सिर्फ हरी की बारी थी, बाकी बच गए हैं। वो डरते डरते बाहर निकले, बचाओ बचाओ, गांव वालों की तरफ भागे कि गांव वाले हमें बचा सके, लेकिन कोई उनको कैसे बचाता। वो किसी की तरफ आने की कोशिश भी करते तो वो दूर से हाथ कर देता कि जाओ जाओ, हमारे पास ना आओ, तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिल रही है, अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाओ, हमारी तरफ क्यों आते हो। तुम किसी की बच्ची पे इस तरह जुल्म करोगे, क्या कुदरत तुम्हें अंजाम नहीं दिखाएगी। ये तुम्हारे किए का है सिला जो तुम्हें मिल रहा है। वो किसी की तरफ भागते, हाथ जोड़ते, कुछ भी करते, कोई उनके पास आने को तैयार नहीं था। और पता चला हरी जिसको वो लेकर गई थी वो दरख्त पे उल्टा लटका हुआ मिला था और उसके पूरे जिस्म से उसने उसकी जिल्द को, उसकी स्किन को, खाल को उतार दिया था। वो मरा हुआ था और उसकी पूरी खाल उतरी हुई थी। उससे भी जो भयानक था, उसका वजूद दो हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसको बांधा गया है या पहले काटा गया हो। उसके जिस्म से खाल उतारी गई थी, लेकिन खाल कटी हुई नहीं थी। शायद वो उस वक्त जिंदा था जब उसने उसके जिस्म के ऊपर से खाल उतार ली थी, और उसके बाद उसने उसके उल्टे वजूद को दरमियान में से काट डाला था। एक टांग एक साइड पे लटक रही थी और आधा वजूद भी, और दूसरी टांग और आधा वजूद यानी सर भी, सीना भी और धड़ भी दो हिस्सों में काट दिया गया था। और जब उसके नीचे पड़ी हुई उस जिल्द को उठाया गया, खाल को उठाया गया, वो कटी हुई नहीं थी। इसका मतलब है मारने से पहले, काटने से पहले उसने उसकी जिल्द को उतारा था और उसके बाद उसको दो हिस्सों में काट दिया था। सर भी कटा हुआ दो हिस्सों में लटक रहा था, लेकिन जिल्द के साथ, स्किन के साथ, यानी जिस तरह इंसान को लिटा दिया जाए जमीन पे और उसकी टांगों से उसको बिल्कुल सर तक आरे के साथ आधा आधा काट दिया जाए, ऐसे काट दिया गया था। लेकिन उसी दिन 2 बजे के करीब उस लड़की को, जिसको शहर से बुलाने के लिए लेकर गए थे, जिसका नाम था प्रीशा, वो भी आ गई। वो उन सबको लेकर उनके घर गई और उनसे बोली, मुझे बताओ। कोई बताने को तैयार ही नहीं था, सब बेइंतहा खौफजदा थे कि प्रीशा ने अपनी तरफ से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसके पास जो भी इल्म था उसने अपने इल्म के मुताबिक पानी उठाया, जल उठाया, गंगा जल के ऊपर पानी दम किया, घर के ऊपर छिड़काव करना शुरू कर दिया और सारे घर को उसने एक तरह से दायरा कड़ा लगा दिया। वो रात सारे दबक कर बैठे थे, लेकिन उस रात किसी के साथ कुछ भी ना हुआ सिवाय उसी लड़की के जिसने पूरे घर को दायरा कड़ा किया था, जिसने पूरे घर को इस तरह लॉक कर दिया था कि कोई अंदर ना आ सके। वो रात उसके लिए भयानक रात थी। सबको यकीन था ये हमें कहां बचा सकती है। लेकिन जैसी रात गहरी हुई, वो लड़की जो बैठी हुई थी, बैठे बैठे एकदम से उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए, और जैसे उसके हाथ पांव मुड़े तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं और उसके बाल बिखर गए और उसकी आंखें इस तरह खौफनाक हो गईं, उसके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। वो सारे डर गए। ये तो वही लड़की थी जो उनको बचाने के लिए आई थी, जिसने सारा दिन पढ़ाई करते हुए गुजार दिया था। अब उसी लड़की प्रीशा के अंदर भी हाजिरी हो चुकी थी। यहां तक कि अब प्रीशा अपने मुंह से जो आवाजें निकाल रही थी वो प्रीशा की नहीं थी, एक गुर्राती हुई किसी और लड़की की थी, जो ना ही प्रीशा की आवाज थी और ना ही वामिका की आवाज थी, किसी और की आवाज थी। वो रात सारी इसी तरह तड़पती रही, रात सारी उसको दौरे पड़ते रहे, और वो लड़की रात सारी उस चारपाई के ऊपर कभी उछलती, कभी जमीन से, कभी चारपाई से ऊपर, उसको 1 से 2 फुट ऊपर उठा दिया जाता और फिर से वो चारपाई पर गिर जाती। कभी वो तड़पती, कभी अजीब से अंदाज में खड़ी हो जाती कि उसकी टांगें पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती, उसके हाथ भी पीछे की तरफ फोल्ड हो जाते, कभी वो अजीब सी हालत में आ जाती। कोई घर वाला कैसे उसकी मदद करता, वो तो खुद खौफजदा थे कि आज किसकी बारी है। लेकिन हुआ ये कि उस रात किसी के साथ कुछ भी ना हुआ। वो लड़की बेचारी अजीब हालत में रात सारी तड़पती रही और उसके अंदर हाजिरी रही। जब जैसे ही सुबह हुई, प्रीशा
उसी ही हालत में बिस्तर पर पड़ी रही, हाथ पांव टेढ़े, और अब वो मुस्तकिल इस तरह पड़ी हुई थी कि उसकी टांगें अंदर की तरफ फोल्ड थीं, जैसे कोई सीधा लेटा हो लेकिन अपनी टांगों को पीछे की तरफ फोल्ड कर ले और हाथों को भी पीछे की तरफ फोल्ड करके अपने वजूद को ऊपर खड़ा कर ले। ऐसे उसने अपने वजूद को खड़ा किया हुआ था, जैसे कोई वर्जिश करने के लिए अपने वजूद को इस तरह खड़ा करता है कि आप अपने हाथों को पीछे रखें, टांगों को फोल्ड करें और अपने सीने को, अपने पेट को ऊपर की तरफ कर लें, इस अंदाज में। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, यहां तक कि इसी हालत में दिन के 2 बजे तक वो इसी तरह रही और उसके बाद उसका जिस्म ढीला होना शुरू हो गया और उसने जैसे ही अपने वजूद को सीधा किया वो गिरी और मर गई। जो बचाने आई थी वो खुद मर गई। घर के बाहर एक फकीर ने सदा लगाई। वो कौन था, कोई नहीं जाता था। जैसे उसने सदा लगाई, अंदर से किसी ने भी आवाज नहीं दी, कोई भी बाहर नहीं गया, तो वो खुद खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सबको देखा, सब डरे हुए हैं, सबको देखा, सब घबराए हुए हैं और देखा वो लड़की बिस्तर पर मरी हुई है। वो चलता हुआ उस लड़की के पास गया, उसकी नब्ज को टटोला। वो मर चुकी थी। वो एक फटे हुए लिबास पहना हुआ वो शख्स कहां से आया था, जो एक फकीर सा था, जिसने लिबास इस तरह का पहन रखा था जैसे वो जगह जगह पे जाके मांगता हो, लेकिन वो खड़ा उस लड़की की नब्ज को देख रहा था। तभी उसने कहा, यह मरी नहीं है, अभी जिंदा है। मारने वाली ने इसे मारा है, रुको रुको। उसने कुछ पढ़ा, उसके मुंह पे फूंका और चलता हुआ बाहर आ गया और खड़ा होकर कुछ पढ़ना शुरू हो गया। थोड़ी ही देर के बाद 4 कुत्ते मुसलसल भौंकते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए और मुसलसल भौंकना शुरू हो गए। तभी उसने देखा कि उन कुत्तों ने इंसानों का रूप धारना शुरू कर दिया और बिल्कुल वही रूप धार लिया जो बस के अंदर बैठे हुए थे, जिसको बाले के बाप ने भी देखा था। वही पतले काले स्याह से, जिनके कान बहुत बड़े बड़े थे, चेहरा पीछे से बड़ा था और सर गोल बड़ा सा, छोटी सी नाक, छोटी सी मुंह और बड़ी बड़ी आंखें। वो चारों उसी शक्ल में तब्दील हो गए और साथ ही उसने कहा, तुम तो उस रूप में आ गए हो, वो कहां है जिसका मुझे इंतजार है। तो उसी वक्त वामिका बिल्कुल उसके सामने इस तरह जाहिर हो गई जैसे वो वहीं खड़ी हुई थी। उसने अपना वजूद छुपाया हुआ था। उसने वामिका को देखा और कहा, वामिका, मैं जानता हूं तेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन तूने अपने बदले की आग में इन सबको अपने साथ मिला लिया है। ये सिर्फ 4 नहीं है, मैं जानता हूं ये बेइंतहा है। तो उनको भी बुला सकती है, लेकिन तू मेरे इल्म को भी जानती है। बस मैं तुझे इतना कहूंगा, इनमें से कोई भी नहीं जानता तूने बाले को किस तरह तड़पा तड़पा कर मारा है। इन्होंने तो सिर्फ टुकड़े देखे हैं उसके ट्रंक के अंदर। मैं जानता हूं जितनी अजियत से तूने उसे मारा है, ये सुन ले तो उस अजियत को सुन के भी ये इनके दिल फट जाएंगे। और जिस तरह हरि को तूने अजियत देकर मारा है, ये सोच भी नहीं सकते कि तूने कैसे उनकी खाल उतारी है और उसको टुकड़े किया है, 2 टुकड़ों में काटा है। इन्होंने सिर्फ एक अजियत देखी है, बाले के बाप को तूने जिस तरह उठा उठा के मारा है। मां इसकी पागल हो चुकी है और उसको भी तूने मार दिया है। मैं उसको बचा आया हूं। बस कर दे, बस कर दे, अब जा, तेरे जाने का वक्त आ गया है। वो बोली, नहीं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आपके पास इल्म है, आप सब जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे जाने का वक्त है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपना बदला पूरा करके जाऊंगी। वो बोले, नहीं, जब मैं बीच में आ गया हूं तो किसी मकसद से आया हूं, तुझे जाना होगा। तो वो बोली, मैं आपके इल्म की रोशनी में, मैं आपकी उस इल्म की वजह से, मैं आपकी वजह से जाने को तैयार हूं, लेकिन वो मां जिसने इन सबको इस हाल में पहुंचाया है, उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं सबको माफ करने को तैयार हूं, बाकियों को छोड़ दूंगी, वरना मैंने इस घर को जलाकर राख कर देना था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, वो मां मुझे दे दीजिए। मैं भी एक मां हूं, आप मेरी तकलीफ को जान सकते हैं। सिर्फ वो जो इस वक्त पागल हो चुकी है, वो पागल नहीं है, मुझे सुन सकती है। अभी तो उसे मैंने और सजा देनी थी, उसे तड़पा तड़पा कर सजा देनी थी। अब सिर्फ इतना कर लीजिए कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे वही सिर्फ दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी।
अगर आप बीच में ना आते तो इन सबको मैंने तड़पा तड़पा के मारना था और पूरा गांव देखता, इनका वो हशर देखता, क्योंकि इस औरत को मैंने पूरे गांव के सामने नंगा करके इसका वो हशर करना था कि पूरी दुनिया देखती। अब सिर्फ इतना कीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं कि मैंने ये ताकत कैसे हासिल की, मैं तो मर गई थी। ये जो सब मेरे साथ खड़े हैं, 4 ये हैं और बाकी भी हैं, कैसे इन्होंने मेरी मदद की है आप जानते हैं ना। मुझे मां दे दीजिए। अब घर के फर्द ही खुद कहना शुरू हो गए हाथ जोड़ के कि दे दो इसको, हम सब की तो जान बच जाएगी। उन बुजुर्ग ने बाकियों की तरफ देखा, उस फकीर ने, कि क्या करना है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा इसको दे दो, हाँ ये सही कह रही है। कुछ लोगों ने कहा ये सही कह रही है, ये तबाही इसकी वजह से आई है। उस बुजुर्ग ने कहा ठीक है, इसे ले और चली जा। उसी वक्त लोगों की आंखों के सामने जो घर के फर्द उन्होंने देखा, वहीं से वामिका भी गायब हो गई है और वो उस पागल मां जो बाले की मां थी वो भी गायब हो गई है, एकदम से अपनी जगह से गायब हो गई है। और तभी उस फकीर ने कहा है बस मैं इतना ही कर सका हूं, वो जो दुनिया के सामने बाले की मां को एक इबरत का निशान बनाती, मैंने दुनिया के सामने से इबरत का निशान बनाने से बचा लिया है। और वो बुजुर्ग वहां से चले गए। कितने अरसे तक गांव के अंदर एक खौफ की फजा रही, क्योंकि जो जिंदा बच गए थे वो उस गांव को छोड़कर चले गए। आज भी उस गांव के अंदर उस कहानी को, जिसको कई साल गुजर चुके हैं, याद किया जाता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।